जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा इंक्रीज योर मार्क्स इन जीएस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि आज मैं CDS 2020 के क्वेश्चंस की एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेटिव गेस लेते हैं एग्जाम में, जीएस के पेपर में, जिससे आपके मार्क्स जो है जीएस में डेफिनेटली बढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है या बिल्कुल थोड़ी सी नॉलेज है तो किस तरह से उसे अप्लाई करना होता है, किस तरह से क्वेश्चंस को चूज करना है कैलकुलेटिव गेस लेने के लिए, जिसे हम कई बार तुक्का भी कहते हैं। एक्चुअल में वो तुक्का नहीं होता, वो होता है कैलकुलेटिव गेस, रीजनिंग एबिलिटी और आपकी एग्जाम को लेकर अवेयरनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स गाइडेंस चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे। और मॉक टेस्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है एमसीक्यू फॉर्म में, तो आज ही इसे एनरोल करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो है पहले राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए नहीं होता, यानी कि जब भी जीएस में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने आपको बताया है कि पहली बार में सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको 100% आते हैं, अच्छे से आते हैं। सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें आइडिया लेना होता है कि कितने क्वेश्चंस का रिस्क या कितने क्वेश्चंस पर तुक्का या कितने क्वेश्चंस पर कैलकुलेटिव गेस जो है हम लगा सकते हैं। अब जब हमें पता चल जाता है पहले राउंड ऑफ क्वेश्चंस के बाद कि हम कितने क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जो थोड़े से रिस्की हैं, उसके बाद हम काम में लाते हैं क्या, गुड चॉइस ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि उसके बाद सबसे अच्छा टैलेंट ये है कि जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसमें से उन क्वेश्चंस को ढूंढना जिसके ऊपर आप कैलकुलेटिव गेस लगा सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा या बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा है तो भी अपनी रीजनिंग एबिलिटी लगाकर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी वर्क करेगी, यहां पर आपकी अवेयरनेस काम करेगी और रीजनिंग एबिलिटी काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको CDS 2020 के क्वेश्चंस उठाकर बताता चलूंगा कि किस तरह से कैलकुलेटिव गेस जो है वर्क करता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों ही लिंक्स को ज्वाइन कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन पर जो है नोट्स अवेलेबल है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है, अलग अलग पैकेजेस बना दिए गए हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैकेजेस अवेल कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल है CDS का, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक है, यानी कि वो अगले CDS में भी काम आएगा अगर आप आज भी एनरोल करते हैं उसमें। प्लस बहुत जल्दी जो है वीडियो लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आज आपको मेरी इस वीडियो में बातें समझ आएंगी कि किस तरह से कैलकुलेटिव गेस लेते हैं तो मुझे जरूर बता देना। फिर मैं और जो वीडियोस है कैलकुलेटिव गेस के ऊपर और इंग्लिश में किस तरह से कैलकुलेटिव गेस लेते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है इस तरह से सोचना, मेरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर सोचना जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपको अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, ये CDS 2020 के सारे क्वेश्चन मैं आज लूंगा आपके सामने और देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेटिव गेस वर्क करता है। अब सपोज करिए मेरे सामने ये क्वेश्चन आता, ये वाला क्वेश्चन आता और मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो पहले कभी सुना है। 4 के 4 वोल्केनोज हैं, मुझे नहीं पता कि ये कहां पर है, लेकिन मेरे आसपास जो है कंट्रीज दी है, जापान है, इंडोनेशिया है, इटली है, हवाई है। अब देखिए, जब भी जापान आएगा, चाइना आएगा ना, एक चीज जरूर नोटिस करनी चाहिए कि वहां के जो नाम होते हैं आइलैंड्स के, वॉल्केनोस के, वो थोड़े से उसी तरह के होते हैं जो आप इजीली पहचान भी पाएंगे। अब अगर हम जापान को लेकर चले तो सासू, सीमा, इस तरह के वहां पर नाम होते हैं। तो अब आप इन नाम को पढ़ेंगे तो
तो एक चीज आपको जरूर क्लियर हो जाएगी कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जिसको आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं, जो जापान का हो सकता है। क्या नाम है? सकुराजिमा। इस तरह के नाम जो है जापानीज होते हैं, हम सभी को पता है। और क्या है इसमें? सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी है। मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता था किसी भी वॉल्केनो का, लेकिन मैंने कोशिश की कि जापानीज नाम किस तरह के होते हैं। तो इनमें से एक ही नाम है जो जापानीज लग रहा है, तो मैंने कैलकुलेटिव गैस लिया और मार्क किया कि बी का 3 होगा। अब अगला स्टेप क्या है? अगर आप ओवरऑल भी नाम पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक बार नाम ही पढ़ने की कोशिश करते, माउंट मेरापी, सकुराजिमा, माउंट वेसुवियस, माउना लोआ, तो आप इतना जरूर बता सकते हैं कि ये जो सी और डी वाले नाम है ना वोल्केनोज के, ये इंग्लिश नाम है, एशियन नाम नहीं लग रहे हमें। अब जापानीज का हमने पहचान लिया, बी का 3। अब जितने भी हमारे नाम बचे हैं उनमें से इंडोनेशिया देखिए एशियन कंट्री है, सिर्फ इतना एनालाइज करना था। एशियन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वहां पे हिंदू भी रह चुके हैं, तो वहां की भाषा भी थोड़ी सिमिलर है, तो इसका नाम भी जो है एशियन ही नाम होगा। तो एशियन नाम, इंडिया से मिलता जुलता नाम, जिस तरह की प्रोनाउंसिएशन यहां होती है उसी तरह का नाम इन वोल्केनोज में से किसका है? माउंट मेरापी का। तो इससे एक चीज हमें पता चल सकती है कि सकुराजिमा जो है जापान का है, माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया का है, और जो दो नाम बचे हैं वो इंग्लिश नाम भी है, और जो दो कंट्रीज बची हैं वो भी हवाई यूएस से रिलेटेड, इटली जो है यूरोपियन कंट्री हो गई। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि हमें बी का 3 और हमारा जो ए है वो मार्क होगा 4th के साथ, ए का 4 और बी का 3। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद हम मार्क करेंगे ना ए का 4 बी का 3, एक ही हमारे पास ऑप्शन है। और जिस तरह से हमने कैलकुलेटिव गैस लेना चाहा तो हमने उसको ऑप्शन में जाकर देखा, अगर वो मैच हो रहा है तो जरूर मार्क कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और 4 ऑप्शंस को बहुत सारे तरीकों से हम लगा सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। लेकिन एमसीक्यू में एक चीज खास ये होती है कि सिर्फ अगर हमें कोई भी मैच दी कॉलम आता है तो सिर्फ 4 वेज में उसके आंसर लिखे जा सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी एलिमिनेट कर दें या कोई भी पेयर अप कर ले, कोई भी लॉजिकल एबिलिटी लगा ले, तो आप वो क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। अब कई बंदे इसको कहेंगे कि तुक्का लगाना है, कई बंदे कहेंगे कैलकुलेटिव गैस है। मैं खुद इस तरह से लगाता आया हूं और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज तक सॉल्व किए हैं, यूपीएससी के, आईएएस के, पीसीएस के। अगर आप इस तरह से चलेंगे तभी आपके जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं सोच रहा हूं उस तरह से सोचने की कोशिश करिए, ताकि जो क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़े होंगे उसको आप आंसर कर सकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए लास्ट वाले जो क्वेश्चन था ना, उसमें नाम वाला कंसेप्ट क्यों लगा? देखिए कोई भी कंट्री में कोई भी जगह हो, जैसे आप ही ले लीजिए, हमारी कंट्री में अगर कोई प्लेस होगी, बंदा होगा, लिविंग थिंग होगी, या कोई फेमस चीज होगी, तो उसका नाम हम इंडियन ही रखेंगे ना, बाहर के नाम तो नहीं रखेंगे। बाहर के नाम सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में रख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ हो, नहीं तो किसी भी जगह के नाम जो है उसी कल्चर को शो करते हैं। इसी वजह से हमारी वो चीज, हमारी उतनी सी अवेयरनेस और नॉलेज जो है कोई क्वेश्चन सही करने में हमारी मदद कर सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुप्ता कॉइन्स इज नॉट करेक्ट? तो चलिए मैंने मान लिया कि आपको नहीं पता कि गुप्ता कॉइन्स जो हैं वो गोल्ड कॉइन्स के लिए फेमस थे, मान लिया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में से ही आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। अब कैसे? देखिए ध्यान से एनालाइज करना है चीजों को। यहां पे उसने कहा है कि गुप्ता कॉइन्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। यानी कि आपको इतना पता चल गया इसमें से 3 स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और 4th करेक्ट नहीं है। अब किस तरह से देखेंगे? देखिए पहली स्टेटमेंट, गुप्ता किंग्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार। तो पहले का मतलब यह हो गया कि गुप्ता किंग्स ने जो है गोल्ड कॉइन्स लार्ज नंबर में निकाले,
दूसरे का मतलब है 4 गुप्ता किंग्स के नाम दिए हैं और कहा उन्होंने सिल्वर कॉइन्स निकाले। लास्ट में क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय द गुप्तास वर ऑफ कॉपर। यहां पे कहा है कि सबसे ज्यादा, और यहां पर लार्जेस्ट लिखा है, यहां पे तो सिर्फ लार्ज नंबर लिखा था ना गोल्ड कॉइन्स के साथ, यहां पे लार्जेस्ट लिख दिया है कि सबसे ज्यादा जो है गुप्ताज ने कॉपर कॉइन इशू किए। अब अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज नहीं भी होती तो आप यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे स्टेटमेंट्स को, क्योंकि आपको पता है कि इनमें से 3 स्टेटमेंट सही है और सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसी है जो इनमें से गलत है। किस तरह से निकालेंगे, देखिए, अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय गुप्तास कॉपर के थे, सबसे ज्यादा कॉपर के कॉइन्स अगर गुप्ता रूलर्स ने इशू किए होते तो वो गोल्ड कॉइन्स किस तरह से लार्ज नंबर में इशू करते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली चीज, पहली और लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इतना क्लियर है। दूसरा, अगर 4 रूलर्स ने सिल्वर के कॉइन ही इशू किए हैं, 4 रूलर्स ने सिल्वर के कॉइन इशू किए हैं, तो किस तरह से पॉसिबल है कि सबसे ज्यादा कॉइन्स उस डायनेस्टी में कॉपर के हों। अगर सपोज करिए 6 किंग है, 7 किंग है, 8 किंग्स है, उनमें से आधा राजा जो है, आधे राजा सिल्वर के कॉइन निकाल रहे हैं, तो किस तरह से ये पॉसिबल है कि वहां पर कॉइन्स कॉपर के सबसे ज्यादा हो। तो यहां पर अगर डी वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और बुरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक भी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा, यहां पे दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है अगर ये स्टेटमेंट सही होती है, और अगर ये स्टेटमेंट हमारी गलत होती है तो कोई भी आपस में स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगर आपको पूरी तरह से इसका आंसर नहीं भी पता चलता तो भी इतना तो पता चल ही जाता कि लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स की बात हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स की बात कर रही है, तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और अगर आपको कैलकुलेटिव गैस लेना भी होता तो बी और सी तो कभी भी मार्क नहीं करते, ए या डी में से ही मार्क करते, तो 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो देखिए इसमें अरेंज करना था। पहली चीज, अगर हम जनरल अवेयरनेस की भी ले तो हमें पता है यूरोपियन कंट्रीज का रैंक जो है ज्यादातर अच्छा रहता है, हमारे एशियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, इनका रैंक जो है इंडेक्सेस में पुअर रहता है। स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, जर्मनी, यूएसए, इनके रैंक जो है जनरली अच्छे रहते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अरेंज करने की बात थी, तो क्या हम इतना पेयर अप कर सकते हैं कि जर्मनी और यूएस जो है इस रैंकिंग में ऊपर रहे होंगे, जो टॉप 10, टॉप 20 इस तरह की कंट्रीज रहती हैं उनमें रहे होंगे, और जो साउथ अफ्रीका और इंडिया है ये काफी नीचे रहे होंगे। इतना हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज जनरली इंडेक्स की रैंकिंग्स में ऊपर नहीं आती। तो हमने पेयर अप कर लिया कि जर्मनी और यूएसए जो है एक साथ आएंगे और साउथ अफ्रीका और इंडिया एक साथ आएंगे। आपस में इनकी पोजीशंस बदल सकती हैं क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं घर से पढ़ के नहीं आया, तो इतना पता चल गया। अब ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे। मुझे पता है जर्मनी और यूएसए एक साथ आएगा, साउथ अफ्रीका, इंडिया एक साथ आएगा, तो देखिए ऑप्शन बी, यहां पे जर्मनी और यूएसए एक साथ नहीं है तो ऑप्शन बी कैंसिल। 3 और 4, ऑप्शन सी में हमारे साउथ अफ्रीका और इंडिया एक साथ नहीं है तो यहां पे साउथ अफ्रीका और इंडिया वाला ऑप्शन भी कैंसिल, यानी कि बी और सी तो इसका आ ही नहीं सकता। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जनरल अवेयरनेस लगाए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो बी और सी ऑप्शन तो सीधा सीधा कैंसिल होती है। जब हमने पेयर अप कर लिया, कैटेगराइज कर लिया, बी और सी को एलिमिनेट कर लिया, अब ए और डी ऑप्शन तो बहुत ज्यादा इजी बची है, सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आपको सिर्फ अब इतना बताना है कि हमारा भारत जो है इस रैंकिंग में नीचे है या हमारा भारत जो है इस रैंकिंग में ऊपर है, और ये बताना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यूएसए, जर्मनी जो है हमेशा इस तरह की रैंकिंग्स में ऊपर रहते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज इस रैंकिंग में नीचे रहते हैं। तो इजीली बी और सी एलिमिनेट किया जा सकता था और उसके बाद अरेंज करने के बाद इजीली इसमें ऑप्शन ए मार्क किया जा सकता था, जो कि बहुत ज्यादा इजी चीज थी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन से कई बार आप डर जाते हैं लेकिन अपना थोड़ी सी अवेयरनेस नहीं लगाते। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से आप अप्रोच कर सकते थे।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक बहुत मेजर चीज थी जो आपको पता होनी ही चाहिए थी कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स। सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहां से आता है? कॉर्पोरेशन टैक्सेस से। चलो मैंने मान लिया कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया और आप डर गए, आपको नहीं आता था क्वेश्चन, कुछ नहीं पता था। अब हमें यहां पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कुछ चीजें होती हैं जो हम ना डेली सुनते रहते हैं लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। देखिए कैसे, मुझे पता चल गया, आपको चलो कॉर्पोरेशन टैक्स का नहीं पता था, आपको यूनियन एक्साइज ड्यूटीज भी नहीं पता कि क्या होता है, कहां लगती है। आपको इतना तो पता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पता है, बिल्कुल पता है। टैक्सेस ऑन इनकम पता है कि जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, इतना पता है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्या करना था? सिर्फ इतना करना था, आप ये अंदाजा लगाइए कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो है इसकी वेटेज ज्यादा हो सकती है या टैक्सेस ऑन इनकम की ज्यादा हो सकती है। देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हर एक चीज पे लगता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आजकल हमारे से जीएसटी जो है लिया जा रहा है। और इनकम पर टैक्स कितने लोग देते हैं? बहुत सारे लोग जो है टैक्स चोरी करते हैं। जो हमारी टैक्स की इनकम की रिसिप्ट्स हैं वो क्या होंगी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से कम ही होंगी। अगर आप जनरल अवेयरनेस लगाएंगे, अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है तो सरकार हमारे से हर जगह वसूलती है, हर तरह से वसूलती है, लेकिन जो इनकम के ऊपर टैक्स है वो कितने ही लोग दे रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दे रहे हैं, नहीं तो मोस्टली लोग जो है अपनी इनकम छुपाते हैं। तो टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेशन टैक्स जो है कम होगा। तो आपको इतना तो पता चल गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो ज्यादा होगा इनकम टैक्स से, टैक्स ऑन इनकम से, टैक्स ऑन इनकम से, यानी कि 3 ग्रेटर देन 2, इतना पता चल गया। अब जाते हैं ऑप्शंस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमने अरेंज करना है। तो यानी कि पता चल गया कि डिक्रीजिंग में करेंगे तो 3 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। अब 3 पहले और 2 बाद में, तो कौन कौन सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है? पहली ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गई। तो इतना हमें पता चल गया, सिर्फ इतना लॉजिकल लगाने से कि इसका ए आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। मैं आपको एक वे बता रहा हूं कि कभी भी आप 4 ऑप्शंस में तो फंसेंगे ही नहीं। तुक्का कभी 4 ऑप्शंस में तो लगाना ही नहीं है, कैलकुलेटिव गैस। 2 ऑप्शंस तो हमेशा हम एलिमिनेट करके ही रहेंगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे, अनलेस एंड अनटिल कोई फैक्चुअल क्वेश्चन ना हो। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि 3 पहले आएगा 2 से, और मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो आप नहीं सोच सकते थे। आप सभी को पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है हमसे ज्यादा वसूला जाता है और टैक्स ऑन इनकम हम ज्यादा नहीं देते, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है ज्यादा ही होगा। पहली चीज क्लियर हो गई, जिससे हमारी ए ऑप्शन एलिमिनेट, डी ऑप्शन एलिमिनेट। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना था कि क्या कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो ज्यादा होता है गुड्स एंड सर्विसेज या टैक्स ऑन इनकम से या नहीं। अब देखिए बहुत ज्यादा सिंपल कैसे हो गया। जब तक तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज और कॉर्पोरेशन टैक्स में से चूज करना पड़ता तो थोड़ी सी दिक्कत होती, लेकिन जब हमें टैक्सेस ऑन इनकम और कॉर्पोरेशन टैक्स में से चूज करना पड़ेगा, अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि टैक्सेस ऑन इनकम से कहीं ज्यादा कॉर्पोरेशन टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है। जो हमारी कॉर्पोरेट कंपनीज है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, सबसे ज्यादा टैक्सेस हमारे कहां से आते हैं? उन्हीं से आते हैं। तो जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आप इन 2 ऑर्डर्स को एनालाइज करते तो आप जो है किसको मार्क करते? सिर्फ और सिर्फ मार्क करते आप 1, 3, 2, 4 को, क्योंकि आपको पता चल जाता कि कॉर्पोरेशन टैक्स गुड एंड सर्विसेज और टैक्स ऑन इनकम से पहले आएंगे या बाद में आएंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाता कि वो पहले आएंगे, बाद में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि टैक्सेस ऑन इनकम जो है वो कभी भी कॉर्पोरेशन टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकते, उसकी रिसिप्ट्स कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको फैक्चुअल डाटा ना भी पता हो ना तब भी कर सकते हैं। अगर तो आपको ये पता ही चल जाता कि यार कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा सबसे ज्यादा वेटेज रखता है तो बात ही खत्म हो जाती, फिर तो आप इजीली मार्क कर देते। नहीं भी अगर पहुंचे तो आप इस तरह से पहुंच सकते थे। 2 और 3 इनको एनालाइज आपस में करना बहुत इजी है, सभी बंदों के लिए इजी है, तो आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। और अगर फंसते भी तो ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेटमेंट्स में फंसते और वहां पे आप लगा सकते हैं
कैलकुलेटिव गेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं ये सारे क्वेश्चंस वो ले रहा हूं जिसमें बहुत ज्यादा कम नॉलेज या फिर मुझे कुछ भी नहीं पता, तो उसके अकॉर्डिंग मैं किस तरह से सॉल्व करता। अब देखिए यहां पे आपके सामने जब आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पता होता कि वेव्स की मूवमेंट की डायरेक्शन दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है ट्रांसवर्स। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता होता तो आपको यह पता चल जाता इसका आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जो कि इन्होंने इनडायरेक्टली लिखा है। अगर डायरेक्टली लिख देते इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव और इधर डायरेक्टली लिख देते इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, तो आपको पता चल जाता ऑप्शन ए या सी में से ही है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको यहां पर सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कौन सी वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। तो पहली चीज आपको इतना पता होता तो आप ऑप्शन बी एलिमिनेट कर लेते, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर लेते। इसके बाद अगर आप तुक्का लगाते भी तो किस में लगाते, ए या सी में, तो दो ऑप्शन तो हर बार एलिमिनेट कर ही लेंगे। अगर इससे एक फॉरवर्ड आगे देखते, एक स्टेप आगे देखते, तो आपको यह पता चल जाता रेडियो वेव्स हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, अल्ट्रावायलेट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, तो हमारी जितनी भी वेव्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो पहली स्टेटमेंट है सही, उन्होंने पूछा था गलत, तो इसका आंसर होगा इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये गलत होती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि वेव्स दो तरह की होती है तो आप अपने आंसर पर पहुंच जाते। वैक्यूम है नहीं है, प्रॉपर्टीज पता है नहीं पता, आपको विजिबल लाइट की वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कुछ ना पता होता, सिर्फ एक चीज भी पता होती ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ट्रांसवर्स नेचर की होती है, तो आप इसके आंसर पर पहुंच जाते। आगे देखते हैं। आगे देखिए, एज पर द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, India's rank has improved from 142 in 2014 to 63 in 2019. During this period, in which of the following parameters has India's rank deteriorated? अब ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया ने इंप्रूव किया, लेकिन इन्होंने यहां पूछा है कि पिछले 5 सालों में, यानी कि मोदी सरकार के टेन्योर में कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो बिजनेस करने से हमें रोक रहा है। अब देखिए, ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, आप सभी को पता है, अगर आप पढ़ते रहते हैं या इवन थोड़ी सी भी सीडीएस की तैयारी करके गए होंगे तो आपको इतना पता होगा कि गवर्नमेंट कितनी ज्यादा स्कीम्स चलाती है कि लोगों को लोन मिल सके, खुद से अपना काम कर सके, बिजनेस कर सके। तो ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस तो कभी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब आपको यह भी पता है कि मोदी सरकार ने बहुत जगह जो है अपनी बिजली पहुंचाई है, बहुत जगह जो है जहां पर बिजली कभी नहीं पहुंचती थी वहां पर पहुंचाई है। इलेक्ट्रिसिटी पहले से इंप्रूव हुई है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंप्रूव हुई है, तो कभी भी इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं होता। अब हमारा ध्यान जाता किस ऑप्शन पर, पेइंग टैक्सेस के ऊपर। देखिए पिछले 5 सालों में जीएसटी आने से क्या जो लोग बिजनेस करते हैं टैक्सेस को लेकर हमारे यहां टेंशन रही है, बिल्कुल रही है। तो आपका आंसर सीधा और सीधा वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पेइंग टैक्सेस के ऊपर जाना चाहिए था। अगर थोड़ा सा भी अपने आसपास की नॉलेज को आप इसमें लगाते तो आपको पता चल जाता बिना पढ़े, बिना रिपोर्ट पढ़े कि इसका आंसर होगा पेइंग टैक्सेस। अब आगे देखिए, एज पर द बजट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग 2019 मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वाज लाइकली टू बी ऑन। अब देखिए सब्सिडी क्या होती है यार, सब्सिडी हो गई कि गवर्नमेंट आपका खर्चा उठा रही है। तो क्या गवर्नमेंट इस तरह की चीजों पर खर्चा उठाएगी जो जरूरी ही नहीं है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? तो अगर आप सरकार में होते, बजट तैयार करते, तो उसी चीजों में सबसे ज्यादा सब्सिडी देते ना जो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए। देखिए अब क्या है हमारे लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से एक ही ऑप्शन है
फूड सब्सिडी, तो सरकार अपना सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करेगी? किसी जरूरी चीज के ऊपर ही खर्च करेगी ना। उनको हमने सरकार को पैसे दे दिए, तो ऐसा तो नहीं है कि सबसे ज्यादा सब्सिडी जो है यूरिया में दे रहे हैं, फर्टिलाइजर में दे रहे हैं। आपको एक और चीज पता होनी चाहिए थी कि कितनी ज्यादा स्कीम जो है चलाती है सरकार, जिसमें बहुत ज्यादा सस्ते दामों पर हमें राशन मिलता है। हर गली में, हर मोहल्ले में जो गरीब लोग हैं उनको राशन मिलता है। या उसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है फार्मर से फूड को उठाती है, उन्हें रीपे करती है, फिर सस्ते दामों पर बेचती है। तो सबसे ज्यादा सब्सिडी कहां पर यूज होती है? किसी जरूरी चीजों पर ही यूज होगी ना। सिर्फ इतना भी दिमाग लगाते तो आंसर पता चलता, फूड सब्सिडी। और कोई सब्सिडी कैसे हो सकती है? तो बहुत ज्यादा कॉमन चीज थी ये। अब गवर्नमेंट जो है इतनी ज्यादा स्कीम चलाती है, आपको पता है मिड डे मील से लेकर कितनी ज्यादा स्कीम्स हैं जिसके तहत जो है अनाज मिलता है, फूड मिलता है। तो बहुत ज्यादा कॉमन चीज थी यार। अगर आपको 4 चीजों के ऊपर आप सिर्फ इतना ही दिमाग लगाते कि आपके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है सरकार चलाने के लिए, और आप कहते कि लोगों को कोई चीजें जो है फ्री में देनी है या सबसे सस्ती देनी है, तो क्या आप यूरिया देते, पेट्रोल देते, फूड देते या फर्टिलाइजर देते? तो ऑब्वियसली फूड देते। तो यहां पर तो कोई भी संशय, आपको कोई भी दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था फूड सब्सिडी को लेकर। अब आगे देखिए, विद वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज नॉट करेक्ट। अब मेरी फ्रीक्वेंसी पर सोचने की कोशिश करिए। सबसे पहले जो भी फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है ना, बहुत ज्यादा उसको कभी छेड़ना नहीं है, उसके ऊपर तुक्का नहीं लगाना। उस क्वेश्चन को या तो स्किप कर दीजिए, लेकिन उस स्टेटमेंट के ऊपर कभी भी गेस वर्क मत करना। जैसे द एक्ट लीगली एंटाइटल 67% ऑफ द पॉपुलेशन टू रिसीव हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, तो 90% चांस ऐसे हैं कि कभी भी यूपीएससी में कोई स्टेटमेंट आएगी और बहुत ज्यादा फैक्चुअल होगी, इस तरह का कोई डाटा दिया होगा, तो जनरली वो डाटा सही होगा, वो स्टेटमेंट सही होगी। अब मान लीजिए मुझे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कुछ ना पता होता, तो मैं किस तरह से किसी ऑप्शन को मार्क करता। देखिए, मैंने आपको एक चीज देखिए सबसे पहले बताई है कि यहां पे फूड सिक्योरिटी आ गया। फूड सिक्योरिटी यानी कि हमारे खाने पीने की सिक्योरिटी को लेकर, यानी कि एक पॉजिटिव चीज है। और एक चीज आप सभी को पता है कि हमारे लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी रहती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। पहली चीज आपको पता है। दूसरा पता चल गया एक पॉजिटिव चीज है। अब यहां पर लास्ट स्टेटमेंट देखिए, यहां पे है कि ये एक्ट जो है हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंटेड नहीं हो रहा, ये स्टेटमेंट है। अब यहां से देखिए, एक तो देखिए ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यानी कि ऑब्वियसली पूरे देश में लागू होना चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई नेशनल एक्ट जो है किसी स्टेट में लागू ना हो, लेकिन हमें सिर्फ इतना दिमाग लगाना था कि क्या फूड सिक्योरिटी को लेकर किसी स्टेट या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यहां पे सब्सिडी को लेकर बात हो रही है, फूड सिक्योरिटी को लेकर बात हो रही है। तो अगर इस तरह की बात होगी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होगा, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद आगे बढ़ाकर, अपना हाथ आगे बढ़ाकर कोई एक्ट लाएगी जो कि सभी लोगों के लिए फायदेमंद है, तो स्टेट और सेंटर में कंफ्लिक्ट तो हो ही नहीं सकता। अगर स्टेट और सेंटर में कंफ्लिक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब वो हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज थी। यहां पे कंफ्लिक्ट होने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना समझ लेते नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक पॉजिटिव चीज है, तो आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे ऑप्शन डी। और अगर कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, तो अगर आप सीधा आंसर नहीं भी मार्क करना चाहते और कोई कैलकुलेटिव गेस लेना चाहते हैं, कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट पे कैलकुलेटिव गेस मत लेना फैक्चुअल स्टेटमेंट पर, क्योंकि ज्यादातर इस तरह की स्टेटमेंट जो है सही होती हैं। या तो आप ए, बी या डी में से टिक करते। अगर मेरी तरह नहीं सोच पा रहे कि ऑप्शन डी तक नहीं भी पहुंच पा रहे, तो कम से कम यहां तक जरूर पहुंचिए कि आप कोई भी क्वेश्चन मार्क करने पर ऑप्शन सी यहां पे मार्क नहीं करते। अब आगे देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द हाइपर एसिड सिक्रीशन, पेप्टिक अल्सर्स आर आल्सो डेवलप्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉजेटिव एजेंट इज। अब पहली चीज आपको पता चल गया कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्वेश्चन के थ्रू जाइए, यहां पर एसिड की बात हो रही है,
तो हमारे शरीर में एसिड कहां पाया जाता है? पेट में। अब एक और चीज, अगर आपको इतना नहीं भी पता होता तो आपको पता है कि पेप्टिक एसिड भी होता है, यानी कि यहां पे बात हो रही है स्टमक को लेकर, पेट को लेकर। तो यहां से कुछ चीजें आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे। क्या सैल्मोनेला टाइफियम जो है टाइफाइड से रिलेटेड है? तो ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि टाइफाइड जो है स्टमक से रिलेटेड डिजीज तो नहीं है, तो उसका कैरियर एजेंट ये कैसे हो सकता है? दूसरा, निमोनिया वाला भी नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है। लेकिन यहां पे हाइपर एसिड की बात हो रही है, एसिड सिक्रीशन की बात हो रही है, एसिड हमारे शरीर में स्टमक में होता है, तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। इसके अलावा यहां पे साफ साफ कहा गया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऑप्शन ए में हेलिकोबैक्टर, यानी कि बैक्टीरिया का नाम भी यूज किया गया है। दूसरी चीज, यहां पर पता चल गया कि स्टमक से रिलेटेड बात कर रहे थे। अगर स्टमक से रिलेटेड बात कर रहे थे तो आपने अगर बायो में कभी भी पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ध्यान से देखा होगा, तो हमारे स्टमक में ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं पाइलोरा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने पढ़ी भी होती तो आपको इसका आंसर मार्क करने में इजी होता। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता और कैलकुलेटेड गेस भी लेना होता तो कभी भी आप सी और डी तो लेते ही नहीं। सी और डी तो उन्होंने ऑप्शंस एलिमिनेट ही करवा दिए। सीधा उन्होंने कहा कि यार ये स्टमक से रिलेटेड डिजीज है, स्टमक से रिलेटेड है, तो यहां पे लंग्स का, टाइफाइड का तो काम ही नहीं है, तो यानी कि ए और बी से है। अब अगर आपको इनमें से कुछ भी जानकारी होती तो आप इसको इजीली मार्क कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। वैसे तो आपने मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा लास्ट टाइम, अगर नहीं भी किया तो गलत करने का तो मुझे कारण समझ नहीं आता। अब यहां पे बात हो रही है लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड, यानी कि लाइट भी होना चाहिए, साउंड भी होना चाहिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में सिर्फ लाइट है, साउंड की बात ही नहीं है। लाइटरिंग ऑफ मैचस्टिक, एक हम मैचस्टिक जलाते हैं तो साउंड की बात ही नहीं है, सिर्फ लाइट की बात है, तो ऑप्शन भी वैसे नहीं हो सकता। मिराज फिर से एक लाइट का कंसेप्ट है, साउंड का उसमें कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर होगा थंडरस्टॉर्म। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चन को समझ ले तो आंसर ढूंढना बहुत इजी है, चाहे आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा। अब आगे देखिए, Which one of the following combinations of source and screen would produce sharpest shadow of an opaque object? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। नहीं भी पढ़ा, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते तो इसका आंसर आप कर पाते। अब पहली चीज, जब भी आपको कोई शेडो देखने को मिलती है तो कहां पर देखने को मिलती है? किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही देखते हैं ना, किसी ओपेक स्क्रीन के ऊपर ही देखेंगे ना। आपकी कभी भी शेडो ट्रांसपेरेंट चीज के ऊपर सही से दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्या अब ट्रांसपेरेंट, क्या आप पानी को ही ले लीजिए, तो क्या कभी आपको पानी के ऊपर अच्छे से शेडो दिखती है, शार्प शेडो दिखती है? नहीं दिखती। लेकिन यही आप कहीं जमीन पर चल रहे हैं तो जमीन के ऊपर जब शेडो होती है, क्योंकि वहां से लाइट पास नहीं होती, वो एक तरह का ओपेक स्क्रीन ही है, ओपेक चीज है, तो उसके ऊपर शेडो जो है आप अच्छे से देख लेते हैं। तो यानी कि पहली चीज क्लियर हो गई कि ओपेक स्क्रीन वाले में से ही कोई इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता था। अब बात हो गई सोर्स की, यानी कि लाइट कम होगी तो ज्यादा शेडो गिरेगी, या लाइट ज्यादा होगी तो वो शेडो ज्यादा गिरेगी, या शेडो जो है अच्छे से बनेगी। तो देखिए यहां पे आप थोड़ा सा सोच सकते थे। आप एक टॉर्च को लेकर देखिए, आपके पास जो टॉर्च होती है, तो टॉर्च में देखिए एक छोटा सा लाइट सोर्स होता है जिसके थ्रू बहुत ज्यादा लाइट गिरती है और जो हमारी शेडो है बहुत ज्यादा अच्छे से बनेगी। तो इससे आपको पता चल जाता कि जितना ज्यादा हमारा सोर्स जो है, पॉइंट सोर्स है, छोटा होगा, उतनी शेडो जो है ज्यादा अच्छी बनेगी, ज्यादा शार्प बनेगी। इतना अगर आप समझ पाते, अपने आसपास की कंडीशंस को देख पाते, इवैल्यूएट कर पाते, चाहे आपने साइंस पढ़ी है नहीं पढ़ी, सिर्फ उस तरह से सोचते तो भी आंसर मार्क करते ए। अगर वैसे नहीं भी सोचते तो इन एनी केस सी या डी तो आप मार्क करते ही ना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचती। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम के हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि जो क्वेश्चंस आपने नहीं भी पढ़े होते ना, उन क्वेश्चंस में भी आप कैलकुलेटिव गेस लगाकर मार्क्स फैच आउट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अब wings of birds and bats are considered analogous structures because they have, अब यहां पे analogous लिखा है
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनमें कॉमन तो होगा ही होगा, कुछ कॉमन होगा। अब कॉमन क्या है वो देखना है। बर्ड्स में और बैट्स में कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, कॉमन ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन। पहली चीज तो स्टेटमेंट पढ़ के हमें पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, यानी कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं है। अब हमें यह देखना है कि क्या उनके फंक्शन सेम है। देखिए बर्ड्स भी उड़ते हैं, बैट्स भी उड़ते हैं, तो इसका मतलब उनके फंक्शंस जो हैं वो सेम है। तो पहली चीज हमें पता चल गया कॉमन फंक्शन। तो हमारी डी भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, सी भी हो गई। अब ओरिजिन सेम है या अलग अलग है। देखिए बर्ड्स हैं, बैट्स जो है मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनका ओरिजिन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो सिर्फ इतना सोचना था। ये सारी चीजें तो एफकेट में भी आती है इस तरह के क्वेश्चन, तो थोड़ी सी भी रीजनिंग एबिलिटी लगाते तो आपको पता चल जाता डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन इसका आंसर है। इस तरह के सिंपल तो क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए थे, तो कैसे कट ऑफ ज्यादा ना जाए। अब अगला देखिए, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के ऊपर क्वेश्चन था। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ना दो डेफिनेशंस दी गई हैं, एक 1857 की है, एक 1942 की है। एक चीज तो आप मानकर चलिए अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें नाइदर वन नॉर टू की ऑप्शंस होती हैं, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 बार ऐसा हो सकता है कि वो उसका आंसर हो। यानी कि कभी भी आपको रिस्क लेना हो, कैलकुलेटिव गेस लगाना हो, तो नाइदर वन नॉर टू पर कभी भी मत लगाना, क्योंकि वो ज्यादातर आंसर नहीं होता। 95% यानी कि अगर 100 क्वेश्चन वैसे आएंगे तो सिर्फ 5 बार वो हो सकता है कि उसका आंसर वो हो। अब आपके पेपर में क्वेश्चन ही 120 आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें से नाइदर वन नॉर टू वाले कितने ही क्वेश्चन आते हैं, 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो यानी कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, यानी कि मुश्किल से उनमें से एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है जो नाइदर वन नॉर टू वाला हो, ये तो पक्का है। तो इसका मतलब आप ध्यान से भी देखते ना, तो आपको पता चल जाता नाइदर वन नॉर टू, तो इसमें वैसे ही नहीं हो सकता। और दो अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, तो इसका मतलब को एग्जिस्ट भी ये दोनों चीजें नहीं कर सकती। तो इसमें बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, ये ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही देते। और उसके बाद अगर आपको कैलकुलेटिव गेस लेना भी होता तो आप वन ओनली या टू ओनली पर लेते। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कभी तुक्का लगाने जाते हैं, कैलकुलेटिव गेस लगाने जाते हैं, तो उसे भी ऐसे ही नहीं लगा देना, कम से कम ऑप्शंस एलिमिनेट करनी है और लॉजिकली एलिमिनेट करनी है, उसके बाद गैस वर्क करना है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन अगर सिंपल ना भी होता तो ऑप्शन से जाना होता। तो देखिए, न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। यानी कि यहां से हमें इतना पता चल गया, या तो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाई के अंदर हो सकते हैं या उसके बाहर घूम सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ करेक्ट हो जाए। अगर आपने न्यूट्रॉन के बारे में नहीं भी पढ़ा तो भी आप इजीली इसमें से सी या डी में से मार्क कर सकते थे। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार ए मार्क किया था, इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने मार्क किया था, और मुझे अभी भी पता है, अभी भी मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी देख रहा था कल ही, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ए मार्क किया था पिछली बार इतने सिंपल क्वेश्चन में, और बाद में कह रहे थे कि हमारे मार्क्स नहीं आए। तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन काइनेटिक एनर्जीज। आपको पता है यार कि काइनेटिक एनर्जी में जब आपका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, इतना आपको पता चल गया। अगर आपको इतना पता है कि वहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो जब भी हम कुछ डबल करेंगे उसका स्क्वायर होगा, तो वो क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भी पता होगा, इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको पता है कि हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला है, आपको पता है कि मास कांस्टेंट रहता है, इतनी फिजिक्स इतनी साइंस तो आपने पढ़ी होगी। अगर पता है कि मास कांस्टेंट रहता है और कुछ डबल हो रहा है तो वेलोसिटी डबल होगी, वेलोसिटी अगर डबल होगी तो उसका स्क्वायर भी तो है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम्स। यानी कि कभी भी आंसर अगर स्क्वायर वाला हमारा फॉर्मूला है, जैसे हाफ mv स्क्वायर था, तो इसमें कुछ डबल करेंगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाता। क्या होता, 4 टाइम्स हो जाता। अगर इसमें जो है हम करते क्या कहते हैं
3 टाइम्स कर देते तो 3 का स्क्वायर होता यानी कि 9 टाइम्स हो जाता, 4 टाइम्स करते तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स हो जाता। तो इस तरह से है। और 8 टाइम्स कब होता डबल करने पे? डबल करने पे 8 टाइम्स तब होता अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता क्यूब वाला, कोई क्यूब वाला फॉर्मूला होता तब 8 टाइम्स हो सकता है, नहीं तो किसी और कंडीशन में हो सकता है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लीनियर मोमेंटम जो है उसको डबल करें और काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी 8 टाइम्स हो जाए। डबल करने पे 4 टाइम्स होगी, 4 टाइम करेंगे मोमेंटम को तो 16 टाइम्स हो जाएगी। तो इतनी सी चीज थी, अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप मार्क कर देते। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय। यार साफ साफ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पढ़ाई के रिलेटेड है, तो क्या यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसमें कुछ करेगी? क्या उसमें टूरिज्म मिनिस्ट्री कुछ करेगी? कल्चर मिनिस्ट्री कुछ करेगी? आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी पता है यार कि इसका आंसर ऑप्शन सी है। इस तरह के क्वेश्चन तो कभी भी स्किप नहीं करने। आपको इतना पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारी होम मिनिस्ट्री ऐसी है जिसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली रिलेट उससे नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाकी जो मिनिस्ट्रीज है ना वो डेडिकेटेडली किसी एक चीज के ऊपर काम करती है। जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो गई, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव शुरू कर देगी जो पढ़ाई से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता तो मैं फिर भी आपको कह सकता था कि आप उसको मार्क ना करिए, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो इनिशिएटिव शुरू करने की। उसके अलावा कोई भी मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है, इसलिए यहां पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो गया, कल्चरल मिनिस्ट्री हो गया, टूरिज्म मिनिस्ट्री हो गया, उसका कोई भी लेना देना नहीं है पढ़ने से लेकर। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी। अब आगे देखिए, लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों ने ये न्यूज पढ़ी थी येलो टर्टल वाली? नहीं, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि ऑलिव रिडली टर्टल जो है उड़ीसा में मिलते हैं, उड़ीसा जो है काफी ज्यादा फेमस है टर्टल्स के लिए, तो येलो टर्टल भी वहीं दिखा होगा, तो इसी वजह से उन्होंने उड़ीसा मार्क किया। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम ये न्यूज पढ़ी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये क्वेश्चन सही किया है, और जिन्होंने गलत किया है या मार्क नहीं किया तो उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्टली हिंट मिल रहा है। आपको पता है कि उड़ीसा फेमस है टर्टल्स के लिए, येलो टर्टल दिखा है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि येलो टर्टल की डिस्कवरी के बारे में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। सभी को सिर्फ इतना ही पता था कि उड़ीसा है, ऑलिव रिडली टर्टल्स है, उड़ीसा फेमस है, तो येलो टर्टल भी वही डिस्कवर हुआ होगा, तो उन्होंने ऑप्शन बी मार्क किया। तो कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेटिव गेस लेना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये डायरेक्टली पता ही होता। अब आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन आया था असीम, चलो नहीं भी बच्चों ने पढ़ा। अब देखिए पहली तीनों ऑप्शंस में आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय है, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि ASE का मतलब तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय है। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय के साथ जो है एंटरप्राइजेज मीडियम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मेजरमेंट लिखा है यार, हम कभी भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को मेजर कर सकते हैं, ये कोई किलोग्राम थोड़ा है, हाइट थोड़ा है जिसको मेजर कर लेंगे। लोग हैं, बंदे हैं, तो इनकी हम मैपिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान लगाते, आपको सीम की फुल फॉर्म नहीं भी पता होती तो एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, जॉब लेने वाला, जॉब देने वाला, तो उनको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैपिंग कर सकते हैं, एंटरप्राइजेज मीडियम हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आप कैलकुलेटिवली भी जाते, नहीं भी पढ़ा होता सीम की फुल फॉर्म, तो आप इजीली मार्क कर सकते थे ऑप्शन बी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। बहुत ज्यादा इजी चीज थी, बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। अब आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद। पहली चीज आप ध्यान में रखना, अगर कभी कैलकुलेटिव गेस लेना होगा और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें 3 ऑप्शन बहुत ज्यादा सुनी हुई है और एक ऑप्शन अचानक से ऐसी आ जाए जो कभी नहीं सुनी, दूर दूर तक वो ऑप्शन कभी डाल ही नहीं सकते थे, तो उस ऑप्शन के ऊपर जरूर आप रिस्क ले सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में था। और ये बहुत बार एप्लीकेबल होता है, लेकिन तभी रिस्क लेना है जब आप अफोर्ड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे पटना हो गया, भोपाल हो गया, स्टेट की कैपिटल्स हैं, अलीगढ़ फेमस है, गुरदासपुर उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, अचानक से ऑप्शन में डाल दिया। जनरली अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कभी भी गुरदासपुर को ऑप्शन में नहीं डाला जाता, यहाँ पे अचानक से क्वेश्चन आया, उसमें गुरदासपुर को ऑप्शन में डालना पड़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वही उसका आंसर हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जब भी कोई ऑकवर्ड सा क्वेश्चन हो जो आपने नहीं सुना, वैसे जो लोग पंजाब से हैं उन्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा, जो नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है और उसमें 3 ऑप्शन ऐसी हो जो सुनी हुई है और एक ऑप्शन ऐसी हो जो दूर दूर तक नहीं डल सकती थी, वो डाली गई हो, तो उस ऑप्शन के ऊपर हमेशा आप रिस्क ले सकते हैं। अब Which one of the following towns was not a center of the revolt of 1857? अयोध्या, आपको बार बार पता है कि अवध इतना ज्यादा यूज हुआ है, पता नहीं क्यों लोगों ने लास्ट टाइम गलत किया। अवध, दिल्ली, कानपुर 1857 रिवोल्ट सभी को पता था, आंसर था आगरा, इजिली मार्क किया जा सकता था। बहुत सारे बच्चों ने अयोध्या मार्क किया, पता नहीं क्यों। हमारी एंशियंट जो किताबें हैं, हिस्ट्री है, बार बार लिखा गया है अयोध्या को अवध कहते थे पहले। अब आगे देखिए, सिंस 2014-15 इंडिया हैज कंसिस्टेंटली रन ट्रेड सरप्लस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए आप सभी को पता है कि ट्रेड सरप्लस का मतलब है कि हमने वहां पर चीजें ज्यादा भेजी हैं और उसके कंपैरेटिवली कम चीजें उधर से मंगवाई हैं। आपको पता है कि जर्मनी वगैरह ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, कार्स के लिए फेमस है, इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है। 2021 से 2030 का दशक जो है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के नाम हो सकता है, ऐसा फोरकास्ट भी हुआ है। तो आपको पता है कि ऐसी चीजें जो है जिसकी वेटेज पैसा बहुत ज्यादा है, तो इंडिया उस कंट्री के साथ ट्रेड सरप्लस कैसे हो सकता है? तो जर्मनी इसका आंसर नहीं था। चाइना के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, चाइना के बारे में आपको पता है कि चाइना से हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, वहां पर भेजते बहुत ज्यादा कम है, तो चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस कैसे हो सकता है? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना था यहाँ पे। सऊदी अरेबिया, आपको पता है तेल वाली कंट्रीज हैं यार, ऑयल वाली कंट्रीज हैं, उनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा हैं कि उनके साथ ट्रेड सरप्लस होना बहुत बड़ी चीज है, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर यहां पर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते और इंडस्ट्रीज की वेटेज को ध्यान में रखते, उन चीजों को ध्यान में रखते जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो ये डाटा अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो आप मार्क कर सकते थे इसे यूएसए। बहुत ही इजी चीज थी। तो देखिए अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं CDS 2 2020 के, जिसके थ्रू मैंने आपको बताना चाहा है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं भी पता तो किस तरह से अप्रोच करना है, डरना नहीं है। अगर मैं आपके सामने आज 25 से 30 क्वेश्चन पहली बार में लिया हूं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 40-50 क्वेश्चंस हर पेपर में ऐसे होते हैं जहां पे लॉजिकल एबिलिटी के साथ 2 क्वेश्चंस आप आराम से निकाल सकते हैं। 120 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपको उसमें से कम 30, 35, 40 तो वैसे ही आते होंगे, और बाकी क्वेश्चंस में से सिर्फ वो आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे कुछ क्वेश्चंस पे आप रिस्क लेकर मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई आज बता देना, ताकि मैं फिर अगली वीडियो बना सकूं, इंग्लिश के ऊपर बना सकूं। अगर नहीं आई तो हम कंटिन्यू करेंगे दूसरी सीरीज के साथ। और गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना आज से ही। जय हिंद।